आज की कहानी में फ्लिक सिनेमा आपके सामने प्रेजेंट करता है चिल्ड्रन ऑफ मैन। कहानी में थियो नाम का एक आदमी था जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी। एक औरत ने कहा, वो तो सिर्फ पैसे के लिए आया है। थियो ने कुछ नहीं कहा और अपना काम शुरू करने निकल पड़ा। एक दिन थियो एक पुल पार करता है और पुल के नीचे ल्यूक नाम के आदमी से मिलता है। ल्यूक उसे पैसे देता है और समझाता है, तुम्हें इस लड़की को कैंटरबरी के पहले चेक पॉइंट तक सुरक्षित ले जाना है, उसके बाद तुम्हें खुद ही संभालना होगा। फिर थियो को एक कार में बिठाया गया। कार में मिरियम नाम की एक औरत और एक छोटी लड़की थी। मिरियम ने थियो से कहा, यह लड़की हमारे भविष्य की उम्मीद है, तुम्हें इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप थियो को देखा। थियो को लगा यह सिर्फ पैसे का काम नहीं था, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने यात्रा शुरू की। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन थियो ने हार नहीं मानी। आखिरकार वो कैंटरबरी के चेक पॉइंट तक पहुंच गए। अब थियो को खुद आगे बढ़ना था। लड़की ने हल्की मुस्कान दी और थियो ने महसूस किया कि यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने का मौका था। जूलियन की मौत के बाद थियो की और मरियम उसकी बॉडी के पास रुकते हैं। की और मरियम जूलियन के शरीर को शॉल से ढककर उसके लिए प्रार्थना करती है। थियो खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह उनसे दूर हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं रोता, क्योंकि ल्यूक आकर कहता है कि जल्दी गाड़ी में बैठो, उन्हें फिर से पकड़े जाने से पहले यहां से निकलना होगा। रात होने पर वे एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं जहां फिशेस नाम का समूह एकत्र होता है। यहां सभी लोग अपने नए नेता को चुनने के लिए वोट डाल रहे होते हैं। थियो लंदन जाने के लिए एक सवारी मांगता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह अभी बहुत खतरनाक है। उसे अगले दिन तक रुकने के लिए कहा जाता है। इस बीच उसे नहाने और साफ कपड़े पहनने का मौका दिया जाता है। नहाने के बाद थियो एक फिश से हल्की फुल्की बातें करता है। तभी मरियम उसे बुलाने आ जाती है। मरियम उसे खलिहान में ले जाती है, जहां बाकी फिशेस ल्यूक को अपना नया नेता चुनने के लिए वोट कर रहे होते हैं। खलिहान के अंदर थियो और की अकेले होते हैं। की थियो से कहती है कि जूलियन ने उसे बताया था कि अगर कभी हालात खराब हो जाए तो थियो पर भरोसा करना चाहिए। जूलियन ने कहा था कि थियो ही एक ऐसा इंसान है जो कि को टुमारो नाम की नाव तक पहुंचा सकता है। थियो यह सब सुनकर परेशान हो जाता है और इस काम में मदद करने से इनकार कर देता है। तभी की चुपचाप अपनी ड्रेस हटाकर अपना एक बड़ा राज दिखाती है, वह प्रेग्नेंट है। थियो यह देखकर हैरान रह जाता है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन तभी ल्यूक आकर उन दोनों को वापस घर ले जाता है। अब टीवी पर खबर चल रही है, जूलियन की लाश मिल गई है और अब पुलिस उस कार में उसके साथ मौजूद लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे जल्दी ही उन्हें पहचान लेंगे। इस बीच सुरक्षित घर में एक बहस छिड़ जाती है कि की और उसके बच्चे का क्या किया जाए। फिशेज, एक गुट जो सरकार के खिलाफ है, नहीं चाहते कि की और उसका बच्चा सार्वजनिक हो, क्योंकि सरकार बच्चे को उससे छीन लेगी। लेकिन थियो का मानना है कि की को सही देखभाल की जरूरत है। इसके अलावा ह्यूमन प्रोजेक्ट से संपर्क करना भी मुश्किल है। अगर वे उनकी नाव तक नहीं पहुंचे तो यह उनका एकमात्र मौका खो सकता है। की फैसला करती है कि वह यहीं सुरक्षित घर में अपने बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वह चाहती है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे टुमारो ह्यूमन प्रोजेक्ट की नाव तक ले जाया जाए। रात में थियो सो नहीं पाता। उसे बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। चुपके से वह देखता है कि वे वही लोग हैं जिन्होंने पहले उन पर हमला किया था। यह सब ल्यूक का प्लान था। वह फिशेस का नेता बनना चाहता है और की के बच्चे को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। थियो यह होने नहीं देगा। वह तुरंत की और मिरियम के कमरे में जाता है और उन्हें स्थिति के बारे में बताता है। तीनों चुपचाप घर से बाहर निकलते हैं। वे छिपते हुए गाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। पहले 2 गाड़ियां वे खराब कर देते हैं, लेकिन तीसरी गाड़ी चालू नहीं हो रही। थियो गाड़ी को धक्का देता है और धीरे धीरे गाड़ी पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगती है। फिशेज पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वे गोली नहीं चला सकते क्योंकि की गाड़ी में है। वे गाड़ी के पास आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थियो और मिरियम उन्हें दूर धकेल देते हैं। गाड़ी बीच पहाड़ी पर फिर रुक जाती है। थियो फिर धक्का देने उतरता है। इस बीच एक फिश थियो पर बंदूक तान देता है। थियो गाड़ी का दरवाजा मारकर उसे गिरा देता है। जैसे ही वे पहाड़ी के नीचे पहुंचते हैं, गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। थियो गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है और मिरियम गाड़ी को स्टार्ट करती है। कुछ कोशिशों के बाद गाड़ी चालू हो जाती है और वे तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। थियो मिरियम से कहता है कि वह उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वे सुरक्षित रहेंगे। वे जैस्पर के घर पहुंचते हैं। जैस्पर उन्हें देखकर खुश होता है और खाना खिलाता है। खाने के दौरान वे आगे की योजना बनाते हैं। ह्यूमन प्रोजेक्ट की नाव 2 जगहों पर रुकेगी, विंसमोर और बेक्सहिल।
विंसमोर बहुत दूर है और बेक्सहिल एक शरणार्थी शिविर है। जैस्पर मानता है कि बेक्सहिल ही सही विकल्प है। वह अपनी योजना बनाने के लिए कहता है कि वे आराम करें। अगली सुबह मिरियम बाहर योग कर रही होती है और कि जैस्पर की पत्नी जेनी का बाल छोटी बना रही होती है। थियो की से उसकी गर्भावस्था के बारे में पूछता है। की बताती है कि वह 8 महीने की गर्भवती है और उसे यह नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है। तभी जैस्पर वापस आता है और अपनी योजना बताता है। वह कहता है कि वह अपने एक पुलिस वाले खरीदार की मदद से उन्हें बेक्सहिल कैंप में छुपाकर ले जाएगा। वहां से वे टुमारो नाव तक पहुंच सकते हैं। थियो की और मिरियम इस योजना को मान जाते हैं। रात का सन्नाटा भारी है। थियो अकेला बैठा है। उसके हाथ में शराब का गिलास है। पास के कमरे से हंसी मजाक और बातें करने की आवाजें आ रही हैं। जैस्पर हमेशा की तरह माहौल को हल्का रखने की कोशिश कर रहा है। वह महिलाओं को थियो और जूलियन की पुरानी कहानी सुना रहा है। थियो और जूलियन की मुलाकात एक विरोध प्रदर्शन के बीच हुई थी। जैस्पर मुस्कुराते हुए कहता है, सैकड़ों लोग नारे लगा रहे थे और अचानक ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए। उस भीड़ और शोर के बीच उनके बीच एक पल के लिए सब शांत हो गया। लेकिन फिर जैस्पर की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। उनका रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन जब उनके बच्चे की मौत फ्लू महामारी से हुई, सब बदल गया। दर्द ने उन्हें अलग कर दिया। जूलियन ने कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह थियो को दोष देती थी और थियो, उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। थियो दूर से यह सब सुन रहा है। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ झलकता है। वह इस बारे में और नहीं सुन सकता। गिलास को मेज पर रखते हुए वह वहां से चुपचाप उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। सुबह अचानक तेज अलार्म की आवाज से सबकी नींद टूट जाती है। फिशेज आ गए हैं, जैस्पर चिल्लाता है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। जैस्पर जल्दी जल्दी थियो को सिड से संपर्क करने के निर्देश देता है। थियो, की और मिरियम को लेकर गाड़ी में जाओ, मैं यहां संभाल लूंगा, जैस्पर कहता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता है। नहीं, तुम हमारे साथ चलो, थियो कहता है। लेकिन जैस्पर हंसता है। मैंने इससे भी बुरी परिस्थितियों से खुद को बचाया है, तुम जाओ। थियो का मन उसे छोड़ने को नहीं करता, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह की और मिरियम को गाड़ी में बिठाता है और वहां से निकल जाता है। थियो कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर गाड़ी रोकता है। वह दूर से देखता है कि फिशेज जैस्पर से सवाल कर रहे हैं। जैस्पर मजाक करता है, लेकिन उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं है। थियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह देखता है कि जैस्पर को गोली मार दी जाती है। उसकी मुट्ठियां गुस्से और बेबसी से कस जाती हैं, लेकिन वह जानता है कि वापस जाना सबको खतरे में डाल देगा। सब ठीक है, थियो की से कहता है, उसकी आवाज में एक झूठा सुकून। वह गाड़ी फिर से चलाने लगता है, लेकिन उसके दिल में जैस्पर की यादें और उनका बलिदान हमेशा के लिए बस जाती हैं। अगले दिन वे अपने तय स्थान पर पहुंचते हैं। गाड़ी को एक पुराने स्कूल के पास छोड़ते हैं कि एक झूले पर बैठ जाती है, धीरे धीरे झूलती हुई, जैसे कुछ पल की मासूमियत जी रही हो। मिरियम और थियो पास खड़े होते हैं। जानते हो, मैं दाई हुआ करती थी, मिरियम कहती है। उसकी आंखों में पुराने दिनों की चमक और उदासी का मेल दिखता है। पहले मेरे पास हमेशा उम्मीद होती थी। हर नई मां को देखकर लगता था कि दुनिया में कुछ अच्छा बचा है। लेकिन फिर बांझपन की महामारी शुरू हुई। हर महिला जो मेरे पास आती थी, उसकी आंखों में डर और निराशा दिखती थी। मैंने वो उम्मीद खो दी। थियो जवाब में कुछ नहीं कहता। वह मिरियम के चेहरे पर छुपे दर्द को महसूस करता है और उसे की झूले पर झूलती हुई मुस्कान में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद एक ट्रक वहां आता है। सिड, जो उनका संपर्क है, उन्हें देखकर थोड़ा सतर्क दिखता है। पासवर्ड सुनने के बाद वह उन्हें ट्रक में बिठा लेता है। रास्ते में की को अचानक पेट में दर्द महसूस होता है। वह दर्द से कराहती है, लेकिन मिरियम जल्दी से स्थिति संभाल लेती है। सिड को मत बताना, मिरियम फुसफुसाती है। बस कहो कि उसे गाड़ी में उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। जब वे बेक्सहिल पहुंचते हैं तो सिड उन्हें सख्त हिदायत देता है, अपने चेहरे पर ऐसा दुख और थकान लाओ जैसे तुम दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ झेल रहे हो, वरना सब शक करेंगे। सिड उन्हें ट्रक से बाहर निकालता है और एक बस में बिठा देता है। बस शरणार्थियों से भरी हुई है और जल्दी से वहां से चल पड़ती है। थियो खिड़की से बाहर देखता है। उसके मन में जैस्पर का बलिदान, मिरियम की कहानियां और की मासूमियत सब गूंज रहे हैं। यह सफर उन्हें कहां ले जाएगा वह नहीं जानता, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई जिम्मेदारी की चमक है, उम्मीद को बचाने की। की के प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। जब वे शरणार्थी शिविर में पहुंचे तो उसकी पानी की थैली फट गई। की दर्द से कराह रही थी और यह देखकर एक गार्ड उनकी ओर आया। स्थिति को संभालने के लिए मिरियम ने धार्मिक उन्माद का नाटक किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। गार्ड का ध्यान मिरियम पर चला गया और वह उसे पकड़कर ले गया।
लेकिन यह आखिरी बार था जब उन्होंने मिरियम को देखा। उसे फांसी दे दी गई। गार्ड अब की ओर बढ़ा, लेकिन थियो ने फर्श पर पानी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह पेशाब और गंदगी है। गार्ड घृणा से पीछे हट गया और थियो ने जल्दी से की को बस से उतार लिया। थियो और की एक लंबी लाइन में शामिल हो गए। एक गार्ड ने थियो को अपना कोट उतारने को कहा और इसी बीच वह की से अलग हो गया। कुछ क्षणों की घबराहट के बाद वह की को फिर से ढूंढ लेता है। लाइन को आखिरकार शिविर के शहर में जाने दिया जाता है, जो अब खंडहर बन चुका था। शहर में वे मरिचका नाम की एक रोमानियाई महिला को ढूंढते हैं। मरिचका उन्हें एक खाली इमारत में ले जाती है और एक निजी कमरा देती है जहां वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। प्रसव पीड़ा काफी कठिन थी, लेकिन थियो की को हिम्मत देता रहा। कई घंटों की तकलीफ के बाद की ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बच्चे की पहली चीख ने कमरे को उम्मीद से भर दिया। अगले दिन सिड उन्हें ढूंढता हुआ आता है। शहर अब और भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि दीवार का एक हिस्सा उड़ गया था और लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। सिड उन्हें बचाने का वादा करता है और कहता है कि वह उन्हें नाव तक ले जाएगा, लेकिन मरिचका चेतावनी देती है कि सिड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जल्द ही सिड अपनी बंदूक निकालता है और खुलासा करता है कि उसने उनकी जानकारी पर इनाम का लालच पाला है। वह उन्हें नीचे ले जाने लगता है, लेकिन मरिचका उसे रोकने की कोशिश करती है। एक मौका देखकर थियो सिड पर झपट पड़ता है। मरिचका उसे छड़ी से मारती है और तीनों भागने लगते हैं, जबकि सिड उनके पीछे लगा रहता है। भागते हुए वे एक गली में जाते हैं। सिड एक दरवाजे में फंस जाता है और थियो उसे ईंट से मारकर खत्म कर देता है। वह मरिचका से नाव के बारे में पूछता है। मरिचका थोड़ी उलझन में रहती है, लेकिन जल्द ही उन्हें रास्ता दिखाने लगती है। मरिचका उन्हें एक इमारत में ले जाती है। वहां एक खिड़की से वह बच्चे को दिखाकर प्रवेश की अनुमति लेती है। अंदर एक आरामदायक अपार्टमेंट में वे भोजन करते हैं, आराम करते हैं और थियो के लिए नए जूते लेते हैं। दो बुजुर्ग महिलाएं बच्चे के साथ खेलती हैं, लेकिन गार्ड उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें 1 घंटे के भीतर यहां से निकलना होगा। समय पूरा होने के बाद वे की को एक व्हील चेयर में बिठाकर इमारत से निकलते हैं, लेकिन जल्द ही ल्यूक और फिशेज उन्हें ढूंढ लेते हैं। ल्यूक की और बच्चे को अपने साथ ले जाता है, जबकि बाकी फिशेज थियो और मरिचका को मारने की कोशिश करते हैं। अचानक सेना वहां पहुंचती है और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस अराजकता में थियो और मरिचका भागने का मौका पाते हैं। थियो मरिचका से अलग हो जाता है, लेकिन वह की और बच्चे को ढूंढने के लिए संघर्ष करता रहता है। थियो भारी गोलीबारी के बीच एक इमारत के अंदर घुसता है। कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद वह ल्यूक को की और बच्चे के पास देखता है। ल्यूक उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तभी एक विस्फोट होता है और ल्यूक मारा जाता है। थियो की और बच्चे को वहां से निकालता है। बाहर जाते समय हर कोई बच्चे को देखकर स्तब्ध रह जाता है। शरणार्थी उन्हें दिव्य दर्शन की तरह देखते हैं। फिशेज भी उन्हें जाने देते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, सैनिक बच्चे को देखते हैं और गोलीबारी रुकवाते हैं ताकि वे सुरक्षित निकल सकें। मरिचका उन्हें वापस मिलती है और एक भूमिगत मार्ग के जरिए उन्हें एक नाव तक ले जाती है। मरिचका उनके साथ जाने से मना कर देती है और उन्हें समुद्र की ओर भेज देती है। थियो नाव को चलाते हुए बुआई रेंडीवू पॉइंट तक ले जाता है, इंतजार करते हुए कि देखती है कि नाव पर खून लगा है। थियो कहता है, यह मेरा है, मैं ठीक हूं, लेकिन वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। जब बच्ची रोने लगती है तो थियो की को उसे डकार दिलाने का तरीका सिखाता है कि तय करती है कि वह अपनी बेटी का नाम डायलन रखेगी, थियो के मृत बच्चे के सम्मान में। थियो की सांस धीमी पड़ने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। शायद यह उसका अंत था, लेकिन तभी टुमारो नाव पहुंचती है कि और डायलन को सुरक्षित ले जाने के लिए। और फिर इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको जरा भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।